हमारे मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण से। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत मैं आदर के साथ नमस्कार कहती हूँ। और श्रोताओं, पंडित जी के बारे में मैं कहूँ तो मुझे कहना पड़ेगा सारंगी के बारे में। सारंगी एक बहुत प्राचीन वाद्य है। रावण के ज़माने से ये वाद्य, इसके उल्लेख हमें इतिहास में मिलते हैं, पुराणों में मिलते हैं। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये वाद्य लुप्त प्राय सा हो गया। लोक वाद्य के रूप में रावण हत्था, सिंधी सारंगी, कमाईचा आदि के रूप में ये मिलता था, आज भी देखने को मिलता है। लेकिन सारंगी, इसका मानो दूसरा जन्म ही पंडित राम नारायण जी के हाथों हुआ। और आज दुनिया भर में सारंगी इस वाद्य को और सारंगी के वादन को, मतलब कला को और कलाकार को बहुत ही आदर से देखा और सुना जाता है। तो पंडित जी, हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। मेरे मन में वाकई बहुत से सवाल हैं, लेकिन श्रोताओं, मैं एक बात और आज कहना चाहूंगी कि पंडित राम नारायण ये नाम शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। आज हम यही जानते हैं कि बहुत बड़े मशहूर सारंगी वादक, लेकिन पंडित जी का एक दूसरा रूप जो फिल्मों से जुड़ा रहा। भारत की पहचान फिल्म संगीत की पहचान है, और इस फिल्म संगीत से जुड़ा ये नाम, तो इसी सिलसिले में आज हम पंडित जी से बातें करेंगे। तो मेरा पहला सवाल पंडित जी आपसे यही होगा कि ये सारंगी का, जब आप सारंगी की जब शिक्षा ले रहे थे, जब सीख रहे थे, तो आपने रागों का और ये सब अभ्यास करते रहे, लेकिन ये फिल्म संगीत और फिल्मों से जुड़ना ये कब हुआ? सबसे पहले तो विविध भारती के श्रोताओं को मैं अपना प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत प्यार से, आदर से, समझ के साथ सुना जाएगा। संगीत के प्रकार कई एक हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये यूनिवर्सल स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, विश्व भाषा है। ये विश्व भाषा है और आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है। और कोई भी जगह का संगीत वो इससे बच के जा नहीं सकता, क्योंकि हर एक संगीतकार को इस रास्ते पे ही आना पड़ेगा जी। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने और देवी देवताओं ने भी इसके गुण गाए हैं, संगीत के गुण गाए हैं। तो ये भाषा बहुत उच्च कोटि की स्पिरिचुअल भाषा है। आप कुछ मंत्र पढ़ें और किसी भी किस्म की कोई धार्मिक चीज़ पढ़ें या किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, गीता की हो, रामायण की हो, वैदिक काल की हो, वेदों की बात हो, वो भी जब तक संगीत में नहीं हो तो उसका आनंद नहीं आता जी। तो ये देवी देवताओं की भी भाषा है और उन्होंने भी गा के ही बात कही थी। सारंगी वाद्य, ये बाजा ऐसा माना जाता है और हमको एग्री करना पड़ेगा कि रावण ने बनाया था। और रावण ने इसलिए बनाया था कि वो जो स्तोत्र लिखते थे शिव जी के लिए, उसमें संगीत के अलावा ताल भी होती थी। रावण के जितने स्तोत्र रावण ने लिखे हैं शिव जी के बारे में, हर एक स्तोत्र आप देखेंगे उसमें टेम्पो, रिदम, ताल कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन उसके छंद हैं। ये 4 छंद बहुत ही मशहूर हैं साउथ के, खंड जाति, तिस्र जाति, मिश्र जाति। तो ये सारी चीज़ें
उन श्लोकों में आती है और रावण को पढ़ते थे गा के। अब गाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए सुर रखने के लिए, जैसे तानपुरा जी। उसके लिए उन्होंने सारंगी बनाई जिसको रावण हत्ता कहते हैं। वो बजा के गज में घुंघरू उन्होंने बांध लिए थे ताकि वो ताल का भी काम साथ साथ चलता रहे। ताल और सुर। तीसरी चीज है ले। जी। ले का मतलब होता है 1 और 2 के बीच की जगह, उसको ले कहते हैं। तो ये सारी चीजें रावण ने करके बताई, तो हम ये मानते हैं कि शायद बाजा भी उन्होंने ही बनाया था, सारंगी। हाँ। और ये तो जग प्रसिद्ध बात है कि चेंजेस आती रहती है हर एक चीज में, तो सारंगी भी बदलती गई। जैसे कि फोक म्यूजिक भी बजना लगा, और हमारे हर एक प्रांत में एक सारंगी होती थी जी, और अलग अलग नाम से होती थी। तो ये अलग बात है। एनीवे, मुझे प्रभु की कृपा से सारंगी ही एक ऐसी चीज नजर आई जिसमें मैंने सब कुछ देखा। और आप हमें और पूरी दुनिया को मिल गए। बिल्कुल। ये तो सब लोगों की कृपा है। मैं ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि इसका नाम है सौरंगी। सौरंगी का मतलब ये होता है सो रंग। तो अगर अपन सो रंग गिनने शुरू कर दें तो भी काफ़ी म्यूज़िक की वेरिएशन आ जाती है उसमें। वेस्टर्न म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक है, और वेस्ट में भी फोक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, सिनेमा का म्यूज़िक है, जैज़ म्यूज़िक है, मॉडर्न म्यूज़िक है। हमारे यहाँ भी हर प्रांत में कितनी तरह के संगीत है। ये तो बात सही तो है। वो सोरंग सारे सारंगी में बज सकते हैं, इसलिए इसको सोरंगी नाम दिया। जैसे कि आपने कहा कि दूसरा जन्म हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं एक तो निमित्त मात्र हूँ, लेकिन सच्चाई इसी में है कि मैं इससे जुड़ा रहा 5 साल की उम्र से। अरे वाह। और आज भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। और स्कूल में जाने की गलती मैंने नहीं की। तो इसलिए सारंगी से मैं वाकिफ हुआ, सारंगी से मेरा संबंध बना। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया सारंगी की जानकारी देने के लिए। लेकिन आपके स्टूडियो में ज़्यादा बात फिल्मों की होती है। क्योंकि ये विविध भारती है, कमर्शियल चैनल है और फिल्मों से ज्यादातर जुड़ा हुआ है। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो करियर की बात जो शास्त्रीय संगीत के साथ और उसके समांतर फिल्मों के साथ भी जुड़ी रही, वो बातें आज आप हमें बताएं। मैं जरूर बताऊंगा। मैंने तो कहा ना कि ये इंटरनेशनल भाषा है, तो फिल्म का म्यूजिक भी म्यूजिक ही है ना जी। और वो म्यूजिक भी अच्छा म्यूजिक है। और फॉर्चुनेटली मेरे भाग्य अच्छे थे कि जिस वक्त मैं इंटर हुआ इस लाइन में, तो उस वक्त भी इसमें क्वालिफाइड और मैसेज देने वाले लोग थे। संगीत के माध्यम से भी, फिल्म बनाने के माध्यम से भी, लिखने वालों के माध्यम से भी, गाने वाले के माध्यम से भी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोगों के माध्यम से भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का है। मतलब समाज को दिशा देने का काम फिल्मों का उस समय होता था। फिल्मों के जरिए समाज को एक दर्शन कराना संगीत के और पोइट्री के। तो इसलिए ये फिल्म को भी मैं बहुत अच्छा माध्यम समझता हूँ और बहुत इसका कंट्रीब्यूशन भी है। और ये अगर ये कहें कि था तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जो जमाने में मैंने काम शुरू किया, ये बात है 50s की। मैं बॉम्बे में आया 1949 में। जी, मतलब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद आप आए? स्वतंत्रता के पहले तो मैं लाहौर में था। अच्छा, हाँ हाँ। और 47 में दिल्ली में 2 साल नौकरी की। और दिल्ली रेडियो में। दिल्ली रेडियो में जी। उसके बाद में बॉम्बे आ गया, मुझे बुलाया गया। ये लोग थे हीराबाई बड़ौतीकर, ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित कृष्णाराव शंकर पंडित, सुरेश बाबू माने, ये हीराबाई के भाई थे। इन सब, गंगूबाई, इन सब लोगों ने कहा बम्बई में आ जाइए। तो मैं आ गया। 1 साल तक इन लोगों के साथ संगत करता था। जैसे जैसे इनमें से कुछ लोग नहीं रहे,
या किसी ने गाना छोड़ दिया उम्र की वजह से, तो वो सिलसिला मेरा एक कम्प्लीमेंट का जो था वो कम हो गया। सोर्स ऑफ इनकम फिर एक ही जगह थी, फिल्मों में। तो मुझे किसी साहब ने सबसे पहले रोशन म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाया। रोशन जी। तो रोशन जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत प्राउड, बहुत अकड़ू आदमी है। तो एक साहब मुझे उनके पास लेके गए, तो उन्होंने फौरन कहा कि राम नारायण हैं, दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं वगैरह वगैरह। तो रोशन साहब कहने लगे कि वो तो सब मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, सेगल का गाना था, आरसी बोराल का म्यूजिक जी, और उसमें एक मुंशी सारंगी प्लेयर थे, उन्होंने थोड़ा सा बजाया। वो स्टाइल रोशन को पसंद था। तो मुझे रोशन ने कहा कि आप तो अच्छा ही बजाते हैं, लेकिन मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मुकेश के ऑफिस में महालक्ष्मी फेमस में आप कल 2 बजे आ जाइए। आधा पौना घंटा में लेट हो गया। तो रोशन मुझे कहने लगा कि 2 बजे का टाइम था, ये कोई आने का टाइम है। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो अपने कमरे में ले गए, वहाँ हारमोनियम पे बैठ के मैंने इंस्ट्रूमेंट अपना ट्यून किया और मैंने उनसे कहा कि आपने गाना कौन सा बनाया जो मुझे बजाना है। जी। तो उन्होंने गाना गा के सुनाया, दिल तुझे दिया था रखने को, जी, तूने दिल को जला कर रख दिया। तो जो स्टाइल सारंगी का उनको चाहिए था, मैंने वैसे ही वो शुरू किया, दुखते हुए अंगूठे के साथ। दुखते हुए अंगूठे के साथ, दुखते हुए हालातों के साथ। और दिल भी दुख रहा था। दिल भी दुख रहा था। और ये भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं कुर्सी पे बैठ के सारंगी बजा रहा हूँ। जी, बहुत सही। लेकिन रोशन क्योंकि विद्वान थे, विद्वान से मेरा मतलब है संगीत की शिक्षा उनको मिली हुई थी, इसलिए 3-4 सुर मेरे सुन के बाजा छोड़ के बच्चों की तरह रोने लगे और मेरे पैर पकड़ लिए। ओह, हाँ। कि मेरी गलती हो गई है, मैंने आपको समझा नहीं, पहचाना नहीं, मुझे मालूम नहीं था आप किस डिग्री का आर्टिस्ट है। फिर मैंने भी रुमाल खोल के अंगूठा बताया। फिर मैंने कहा कि टैक्सी के पैसे नहीं थे, तो जोर से चिल्लाया, मुकेश मुकेश मुकेश। मुकेश आ गया, कितने पैसे तुम्हारे पर्स में? तो 200-250 रुपए थे, इनको दे दो फौरन से। मैंने कहा यार नहीं चाहिए मुझे पैसे, लेकिन कहने लगे नहीं ये तो रख ही लो। फिर उन्होंने एक गाली दी जिसका मतलब ये था कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो तुम वो हाँ, और अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं वो। तो बहुत मजेदार आदमी थे वो। अल्टीमेटली हुआ ही हूँ कि बस उसके बाद हम और रोशन जब तक वो जिंदा रहे, साथ में रहे, बहुत मजे किए। रोशन की कुछ बातें हैं जो कि कोई नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो ये है, बता देता हूँ, ये जरूरी है। अलाउद्दीन खान साहब के पास वो सीखने गए थे जी, महियर सरोद वादक। हाँ, तो क्या सीखोगे कि सितार पकड़ो, सितार बजाया तो अलाउद्दीन खान साहब ने कहा ये तो मैं नहीं आएगा। सरोद पकड़ के देखो, वो भी तुमको नहीं आएगा। गाना अच्छा सारे गामा गाओ, नहीं ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं। तो रोशन जोर जोर से रोने लगे, मैं तो घर से भाग के आया हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा और मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। तो उसने कहा ठीक है तुम रहो यहाँ पर। अलाउद्दीन खान साहब ने 2 महीने तक रोशन के लिए सरोद की प्रैक्टिस की और रोशन को कहा बैठे रहो, सुनते रहो। क्या बात है। नींद आ जाए तो सो जाना, लेकिन मैं जो बजाता हूँ वो तुम्हारे कान में पड़ता रहे। 2 महीने तक सिर्फ सुनते रहना, सिर्फ सुनते रहना। 2 महीने के बाद रोशन को कहा अब तुम जाओ, जो तुम्हारे संगीत का काम समझ में आए वो करना और तुम्हारा भला होगा। दिल्ली रेडियो पे आके उसने कुछ ट्यूनें कंपोज करनी शुरू कर दी रोशन ने, और कंपोजर की नौकरी मिल गई दिल्ली में।
ये जब आपने दिल्ली छोड़ा था उससे उसके पहले की बात है। हाँ। तो मेरे दिल्ली छोड़ने से पहले कुछ ही महीने पहले रोशन दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गए। तो आपकी मुलाकात वहाँ कभी हुई ही नहीं हुई थी। हमारी मुलाकात यहाँ हुई। फिर जब रोशन से ज्यादा बात तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इसराज भी सीखा था, बजाता था रेडियो पे और ट्यूने भी बनाता था। आपको याद है एक गाना एरी में तो प्रेम दीवानी, ये मीरा का भजन रोशन ने दिल्ली में कंपोज किया था। बहुत ही सुंदर भजन है ये। और तो ये आशीर्वाद बाबा अलाउद्दीन खान का उनको मिला और वही एक म्यूजिक डायरेक्टर था जिसने अपने शुरू से लेके आखिर तक एक स्वरूप बना के रखा, जिसको कहते हैं कि म्यूजिक में कुछ रस वाली बात या कुछ काबिलियत वाली बात या एजुकेटेड लोग जैसे करते हैं, पढ़े लिखे या विद्वान संगीत के, वो उसने रखा हमेशा। तो इसलिए रोशन से मिला वो अच्छा हुआ। फिर उसके बाद तो मैंने सभी म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ। पंडित जी, जो वो पहला गाना आप कह रहे थे, क्या हम सुनाएं? हाँ, हमारे श्रोताओं को सुना दो। दिल तुझे दिया था रखने को। इसमें मेरा सोलो नहीं है। हाँ। लेकिन ये गाना है जो मैंने पहली दफा फिल्मों में रिकॉर्ड किया। तो ये पहला गाना जो है आपका, ये सुनवा दीजिए। हम सुनाते हैं। दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। किस्मत ने दे के प्यार मुझे, मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। किस्मत ने दे के प्यार मुझे, मेरा दिल तड़पा के रख दिया। भंवरे के लबों पर फरियादें, कलियों के लबों पर मुस्काने। भंवरे के लबों पर फरियादें, कलियों के लबों पर मुस्काने। भंवरे का कलेजा कलियों में, हाय किसने छुपा के रख दिया। किस्मत ने दे के प्यार मुझे, मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को। जिस दर्द से दुनिया डरती है, जिस गम से किनारा करती है, जिस दर्द से दुनिया डरती है, जिस गम से किनारा करती है, तेरी नजर ने मेरे सीने में वो दर्द छुपा के रख दिया। किस्मत ने दे के प्यार मुझे, मेरा दिल तड़पा के रख दिया। दिल तुझे दिया था रखने को। उसके बाद तो सभी म्यूजिक डायरेक्टरों ने मुझे बुलाना शुरू किया और शास्त्रीय संगीत के बारे में जो मेरा मानना और बिलीफ या जो निश्चय था, उससे तो मैं हटा ही नहीं ना कभी। आनंद की बात यह है कि उस जमाने में जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उनको ईश्वर ने को समझ दी थी कि मैं उनको कहता था कि सारंगी पे ये चीज़ ऐसे नहीं वैसे बजती है। मैं जब
बजा के तुम्हें बता देता हूँ, मुझे बता दो कितनी देर बजानी, कितनी बार का पीस है, और अंतरे का है या बिगनिंग का है या बीच में, जैसा भी हो। तो मैं खुद ही बना लेता था, और वो लोग डिसेंट थे, सभ्य थे, तो मुझे कहते थे हाँ वही कीजिए आप। इस तरह से मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छे अच्छे गाने हुए। कुछ कुछ गाने मैंने बड़े प्यार से बजाए, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं तो और ही कुछ बनना चाहता था जो आज भगवान ने बनाया मुझे जी। एक सोलो सारंगी स्टेटस पाना चाहता था, वो भी मिला मुझे। लेकिन वो टाइम भी मैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगता, उस वक्त नहीं लगता था। उस वक्त तो मैं कहता था कि मेरी मंजिल दूर है और ये मैं फिल्मों में कहाँ फंस गया। हाँ। लेकिन वो अब मैं भी वो गाने सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि पुराने गाने, उनमें जो कुछ चीज़ें थी उनको ज़रूर नोट करना चाहिए, जैसे कि पोइट्री, जैसे कि धुन किस राग पे आधारित है, एक्सेंट क्या है उस गाने का। जैसे कि अनिल विश्वास का मुकेश को पहला ही गाना गवाया, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद, ये दरबारी राग पे बेस है जी। और अनिल जी ने मुकेश के आवाज़ को की क्वालिटी पहचान के वो धुन बनाई जो कि मुकेश के गले में ही अच्छी लग रही थी। इसलिए वो तो इन लोगों को करनी चाहिए थी, क्वालिफाइड लोग थे जी। उसके बाद मुकेश का बेस्ट गाना बनाया रोशन ने, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। उसमें आपने बजाया? उसमें मैंने बजाया जी। लेकिन वो गाने मुकेश के लिए बनाए और बहुत अच्छे लगे। ये क्वालिफाइड लोग थे और इनका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है जी। खैर एनीवे, लेकिन ये जो सब मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। देखिए एक बहुत पुराना रोशन का गाना है नवबहार फिल्म में जी, देखो जी मेरा जिया चुराए लिए जाए, इसको जरा सुनिए। और मैंने बहुत जरा सा उसमें बजाया लेकिन आनंद से बजाया और वो गाना अच्छा लगा था, इसलिए थोड़ा भी था लेकिन अच्छा लगा। और बताऊं इसमें तबला रिदम सेक्शन जो था वो पीरू खान साहब जोरा अम्बाले वाले के हस्बैंड और रोशन कुमारी के बाप, उन्होंने इसमें तबला और ढोलक बजवाई, खुद भी बजाया। तो ये गाना सुनवा दीजिए। जी जरूर। चुराए लिए जा
में फिर आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगने लगा होगा। और बताइए ना आगे। वो मैंने जैसे कहा कि कोई गाने जब अच्छे होते थे तो मुझे बजाने में आनंद आता था और दिल से बजाता था, लेकिन सब नहीं। कुछ कुछ थे जो वाकई मुझे अच्छे लगते थे। जैसे कि उसमें गाना है खयाम म्यूजिक डायरेक्टर का, जो आशा और मुकेश ने गाया है, वो भी अपने श्रोताओं को सुना दूं। उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने कितने प्रेम से ये गाना बजाया है। ये कौन सी फिल्म का गाना और गाना कौन सा? देखिए फिर आपने प्यार से देखा मुझको। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो ना हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख के रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खपा मत होना। मेरी दुनिया मोहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मोहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम हमारे मेहमान, और इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जाने माने सारंगी वादक पंडित राम नारायण से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत। हर संगीतकार के साथ आपने उस समय के मतलब कंटेम्परीज जो थे तो उनके साथ आपने काम किया होगा। सबके साथ भी किया और अपने हिसाब से करता था। जैसे मैंने कहा कि मैं खुद ही चूज करता था। और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर जो क्वालिफाइड थे उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से पीस बनाए और अगर वो मुझे पसंद आते थे तो फिर मैं वो भी बजा लेता था, उनको रोकता नहीं था। जैसे कि श्री रामचंद्र का एक गाना है छिन छिना के बुबला बू में, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए। ये हमारे श्रोताओं को सुना दीजिए आप।
इस गाने के साथ आपकी कोई याद जो जुड़ी हो? बस वो याद यही है कि लता जी, श्री रामचंद्रा, कुछ ही म्यूजिशियन थे और वो सुर को एंजॉय कर रहे थे जी। जितनी सूक्ष्म सुर में जो बातें हो सकती थी, इसकी दाद वो सब दे रहे थे और खुद भी वैसा ही काम कर रहे थे। बस इसके साथ इतनी बात कहूंगा, बस इसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब जितनी सूक्ष्मता से आप बजा रहे थे उसको वो बहुत आनंद लेके अपने गले से भी वैसे ही कुछ कहना चाह रहे थे। और कही एक और बात हुई कि जैसे कि रोशन ने कहा था मुझे, म्यूजिक डायरेक्टर आरसी बोराल यहाँ है। एक पिक्चर बनी थी यहाँ पर जिसका म्यूजिक देने के लिए वो कलकत्ता से चैतन्य महाप्रभु जी फिल्म बनी थी। ये हिंदी में ही बनी थी ना? हिंदी में बनी थी। और आरसी बोराल यहाँ है, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि मुंशी जो सारंगी प्लेयर थे उनके मरने के बाद मैंने सारंगी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। और मुंशी की फैमिली को हर महीने वो कुछ पैसे भेजते थे। रोशन साहब? नहीं, आरसी बोराल। आरसी बोराल जी। तो उन्होंने मुझे बता के ये सब किस्सा सुनाया, लेकिन कहने लगा आपको सुनने के बाद अब मैं मजबूर हूँ और आपको मेरे लिए बजाना पड़ेगा। मुझे पता लगा था कि ये आरसी बोराल एक बहुत जमींदार थे, अच्छे जमींदार, रायचंद बोराल साहब। हाँ जी। और नत्थू खान साहब तबला प्लेयर से उन्होंने तबला सीखा था बाकायदा। ये कितनी पुरानी बात है। हाँ। तो एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वो अंधेरे में, वहां मैं गया। मैंने कहा मैं बजाऊंगा आपके लिए, लेकिन एक शर्त पे। कहा आप मुझे थोड़ा सा अपना तबला सुनाइए। अच्छा। तो कहने लगे नहीं, अब तो मुझे बहुत साल हो गए, छोड़ दिया, मैं नहीं बजाता हूँ। मैंने कहा 5 मिनट ही सही, आप सुनाइए। और उन्होंने बजाया तबला मेरे लिए। इतने खूबसूरत हाथ थे उनके और इतनी अच्छी टोनल क्वालिटी थी उस तबले में। उस एज में भी, उस एज हो चुकी थी उनकी और छोड़ भी चुके थे बजाना। छोड़ भी चुके थे, लेकिन एक दफा कोई चीज आपको मिल जाए तो वो भुलाई नहीं जा सकती। यही बात सही है। जब तक होश हवास कायम हो तो उस चीज को तो हम भूल नहीं सकते। बेहोश हो जाएंगे तभी भूली जाएगी वो। और सबकॉन्शियस माइंड में तो फिर भी रहेगी। इसीलिए जो अच्छे आर्टिस्ट मरते हैं वही अच्छे आर्टिस्ट पैदा भी होते हैं। ये एक जन्म की बात नहीं है जी। खैर, एनीवे, आरसी बोराल के लिए मैंने बजाया और बहुत प्रभावित हुआ। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनके तबले से। आरसी बोराल की जो फिल्म थी चैतन्य महाप्रभु, उसमें पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बजाया और उन्होंने बहुत आनंद लिया उसका। इसी सिलसिले में एक और फिल्म है जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे अच्छी तरह से याद है, खुदी तो पाषाण, द हंगरी स्टोन। तपन सिन्हा की फिल्म है बंगाली में। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया है मैंने उस्ताद अली अकबर, निखिल बनर्जी सितार और आमिर खान साहब ने गाना गाया। अच्छा। अभी देखिए क्या टाइम था वो कि डायरेक्टर को बैकग्राउंड म्यूजिक में ये लोग पसंद आए। बैकग्राउंड म्यूजिक में आमिर खान साहब ने गाया। हाँ। और अली अकबर खान ने सरोद बजाया, मैंने सारंगी और निखिल बनर्जी का सितार। और ये सारे काम प्योर क्लासिकल ढंग से हुए। लेकिन मुझे याद है कि अली अकबर खान रोज रात को वो जब फ्री होते थे सिखाने से, प्रोग्रामों से, तो नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के टेप लगा देते थे जिसमें ये बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोगों ने बजाया और वो सुनते थे। तो ये सारी फिल्म से जुड़ी बातें याद रहेगी और बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से वो सिलसिला चलता रहा और जितनी टाइम तक मैं फिल्मों में रहा काफ़ी अच्छे मोमेंट्स अच्छे ही लगे मुझे जी। राइटर बहुत अच्छे देखे मैंने। शैलेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। पंडित जी, आपने सत्यजीत राय की फिल्म के लिए भी बैकग्राउंड म्यूजिक किया था, वो भूल गए। वो सत्यजीत राय ने मुझे कलकत्ते बुलाया था, एक पिक्चर है उनकी अभिजान। ये भी बांग्ला फिल्म? ये भी बांग्ला। इसमें वहीदा रहमान जी काम करती हैं और स्टोरी है टैक्सी ड्राइवर की, सरदार टैक्सी ड्राइवर।
तो सत्यजीत राय से मैंने कहा कि दादा ये फिल्म मुझे बता दीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या बजाना। वो उन्होंने कंपोज करके रखा था कुछ म्यूजिक, तो मैंने कहा तो मैं बजा लूँगा, लेकिन पहले फिल्म बता दीजिए। तो बताई उन्होंने। एक गाना मैंने सजेस्ट किया था कि शब्दों तो नहीं इस्तेमाल कर सकते बैकग्राउंड म्यूजिक में, लेकिन वो ट्यून जी, वो उनको बहुत पसंद आई और वो थ्रू आउट इस फिल्म में मैंने वो गाना बजाया। वो पंजाबी का एक गाना है, बहुत मशहूर, पंजाब में सभी म्यूजिशियनों को उस गाने का पता है। जिंदड़ी लुटी ते यार सजन, कदी मोड़ मुहारा वे आ वतन, ये है वो गाना। और इसी गाने की धुन आपने बैकग्राउंड में बजाई और बहुत अच्छा लगा। वो सत्यजीत राय ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया। और वही एक ऐसे फिल्म मेकर मुझे मिले जी, जिनसे मैं हर एक हिसाब से उनसे बहुत प्रभावित हुआ। किन किन संगीतकारों के साथ आपने काम किया? और मतलब उस जमाने के सभी संगीतकार, जैसे श्री रामचंद्र जी का मैंने जिक्र किया, रोशन का किया, मदन मोहन, एस.टी. बर्मन, शंकर जयकिशन, इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया। और जब जब किया तो अच्छी चीज को चूज करके उसके साथ वैसा ही जस्टिस किया जैसा होना चाहिए था जी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म लाइन में या फिल्म म्यूजिक में सारंगी ऐसी पहले कभी बजी नहीं थी और बजेगी भी नहीं, ये भी कंफर्म है जी। जैसे कि गाने वाले कलाकारों में से मेल सिंगर में के.एल. सेगल जैसे नहीं होंगे, पहले भी नहीं थे। और लेडी सिंगरों में लता मंगेशकर जी, ऐसी भी सिंगर पहले भी नहीं थी और अब होना इम्पॉसिबल है। सही। इसी तरह से अब सारंगी भी वैसे नहीं बजेगी। तो ये तीन लोगों के नाम सुनहरी अक्षरों में फिल्म लाइन में लिखे जाने चाहिए। लेकिन पंडित जी, आपने जो संगीतकारों के नाम ये जिक्र किया उनका, तो मदन मोहन साहब के बारे में बताइएगा, और उनकी कौन सी फिल्में और जो आपने सारंगी का साथ संगत दी है उसमें? उनकी काफी फिल्में, जैसे जहां आरा, उसमें तलत महमूद का एक गाना है और एक वो अदालत फिल्म का गाना है, यूं हसरतों के दाग। खुद दिल से दिल की बात
पंडित जी, मदन मोहन साहब के बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत का आधार उनके बिल्कुल, गीतों में, उनकी धुनों में रहता था। तो और भी बहुत सारे गाने आपने बजाए होंगे। वो कहा न जहाँ आरा में भी काफ़ी गाने बजाए, जिसमें गाना मुझे बहुत पसंद है, तलत महमूद का गाया हुआ, तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं। जी, जहाँ आरा फिल्म का ये गाना हम सुना दें। हाँ हाँ, ये सुनाइए। तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरे गम में तुझको बहलाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। ऐ काश जो मिलकर रोते, कुछ दर्द तो हल्के होते, बेकार न जाते आंसू, कुछ दाग जिगर के धोते, फिर रंज न होता इतना, है तन्हाई में जितना, अब जाने ये रास्ता गम का है और भी लंबा कितना, हालात की उलझन सुलझाऊं, हालात की उलझन सुलझाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। क्या तेरी जुल्फ का लहरा है अब तक वही सुनहरा, क्या अब तक तेरे दर पे देती हैं हवाएं पहरा, लेकिन है ये खाम ख्याली, तेरी जुल्फ बनी है सवाली, मोहताज है एक कली की, एक रोज की फूलों वाली, वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं, वो जुल्फ़े परेशान महकाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ, तेरी आँख के आंसू पी जाऊं। पंडित जी, मैं एक सवाल आपसे बीच में पूछना चाह रही हूँ कि आप शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी रहे और इतना सारा आप काम करते रहे, बजाते रहे, बहुत सारे राग और शास्त्रीय गायन की आपको जानकारी हासिल हुई, इल्म था है। अब फिल्म लाइन में जब आप काम कर रहे थे तो कभी आपको ऐसा लगता था कि ये जो बताया जा रहा है इससे ये कुछ अगर ऐसा हो तो ये और ठीक हो ये मैं पहले कह चुका हूँ कि वो म्यूजिक डायरेक्टर को मैं कह देता था कि ये मुझे टाइम बता दो कितना पीरियड है बजाने का, तो मैं खुद ही उसका एडजस्ट कर लेता, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे मैंने कहा था शिक्षा दीक्षा की कमी है। होता यूं है कि कंपोजर जो कंपोज करने का क्लेम करता है उसको कम से कम 50 इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए,
कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितनी ऑक्टेव, मतलब कितने सप्तक, कितने तार होते हैं, क्या उसमें बज सकता है, ये वेस्टर्न जो कंपोजर होते हैं उनको मालूम होता है। इसीलिए वो कंपोज करते हैं अकॉर्डिंगली। तो हर एक साज को वो बताना चाहिए कि ये यहीं बज सकता है। तो वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग अच्छे थे वो बात को मान लेते थे, क्योंकि तो साफ है कि सारंगी का पता अगर थोड़ा बहुत था तो रोशन को था, क्योंकि उन्होंने दिलरुबा खुद बजाया था। गज का बाजा है वो। जी जी। तो उनको तो थोड़ा बहुत था, बाकी लोगों को ज्यादातर पता नहीं था। वो तो जो सोलोइस्ट हैं हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे बजाने वाले, वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बना भी देते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो तुम क्या जानो, वो श्री रामचंद्र जी ने खुद बनाया था। रोशन ने भी ऐसे कुछ पीसेस बनाया, जैसे कि ये मल्हार फिल्म के बाद आपने रोशन जी के साथ और काम किया था? हाँ, रोशन के साथ तो कंटिन्यूसली काम करता रहा। और बहू बेगम, उसमें भी काफी गाने। एक गाना वो पाँव छू लेनो दो, ताजमहल फिल्म ताजमहल का। तो आप बहू बेगम फिल्म से गाना सुनवाना चाहते हैं या ये पाँव छू लेने दो हम सुना दें? पाँव छू लेने दो, ये भी सुना दीजिए। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर खेते हैं, शर्म रोके है इधर शौक उधर खेते हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है अपनों से नहीं, शर्म गैरों से हुआ करती है अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। बरसात की रात का भी एक गाना अगर आप सुनवा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। टाइटल सॉन्ग है वो, बरसत गरजत भीजतायुलो। जी, ये बहुत ही टाइटल सुंदर। म्यूजिक है और इसमें एक सारंगी में पूरा क्लासिकल म्यूजिक की झलक आती, तो उसमें तान है। और इस तरह से क्लासिकल म्यूजिक में भी काफी हम लोगों ने काम किया। जैसे अनिल दा का एक गाना था,
लेकिन हम उससे पहले ये गाना सुनाते हैं, बरसात की रात का। कार्यक्रम में अभी आप जाने माने सारंगी वादक पंडित राम नारायण से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत की पहली कड़ी सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नायक ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। हमारे मेहमान